आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, जबकि दो तरंगे हैं जिनके आयाम क्रमशः A1 तथा A2 और उनकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। यदि एक स्थान पर अध्यारोपित होती हैं, तब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले यदि हम समझें तो यह क्या होता है, तब सबसे पहले प्रकाश का व्यतिकरण हमें समझना होगा। प्रकाश का व्यतिकरण हम किस प्रकार से समझें, इसे आरेख के द्वारा हम देखते हैं। यदि हम एक आरेख तरंगों के विस्थापन और उनके समय के बीच बनाएं, तब हमने यहाँ पर देखा कि मान लीजिए एक तरंग जो है कुछ इस स्थिति के अंतर्गत श्रृंग प्राप्त करते हुए और गर्त प्राप्त करते हुए इस प्रकार वह कंपन करते हुए आगे बढ़ती है। एक तरंग जिसकी दिशा निश्चित दिशा एक ही है, उसकी आवृत्ति को यदि हम देखें तो उसे हम ν1 से प्रदर्शित करते हैं और उसकी तीव्रता को यदि हम देखें तो I1 से हम प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यदि कोई एक और तरंग उसी शून्य बिंदु से शुरू होकर के उसी दिशा में परंतु कुछ अलग आयाम से आपतित होती है, वह भी श्रृंग उसी के समान, उसी के श्रृंग और पहले तरंग के, तथा उसी प्रकार गर्त से होते हुए किसी एक बिंदु पर यदि वह अध्यारोपित होती है, तब हम वह स्थिति अध्यारोपण कहते हैं। इस प्रकार दो तरंगों की एक ही दिशा में लगभग एक ही आयाम से समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी बिंदु पर मिलती है, तब हम वहां पर यदि परिणामी उनकी तीव्रता उन दो तरंगों की यदि हमने इसे दूसरे तरंग को उसकी तीव्रता I2 से और उसकी आवृत्ति को ν2 से प्रदर्शित कर रखा है, तो दोनों तरंगे एक ही दिशा पर गतिमान है। अब उनके अनुसार उनके परिणामी तरंग जो होंगे, इन दोनों तरंगों से होते हुए उनकी स्थिति किस प्रकार होगी, कुछ इस तरह। यह हमने परिणामी तरंग बनाया। अब परिणामी तरंग की तीव्रता कहाँ पर हमें अधिकतम दिखाई दे रही है, इस स्थिति को जो ऊपर की स्थिति है हम उसे श्रृंग कहते हैं और नीचे की जो स्थिति है उसे हम गर्त कहते हैं। कणों का इस प्रकार से विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के अनुरूप परिणामी तीव्रता की दिशा भी कुछ इस प्रकार ही होगी, और जहां पर परिणामी तीव्रता की मात्रा अधिकतम होगी हम वहां पर उसे संपोषी व्यतिकरण, और इसी तरह यदि हम दो तरंगों की बात करते हैं, क्रमशः हमने क्या किया हुआ है, विस्थापन और समय के अनुरूप लिया हुआ है। अब तरंग संचरण को हम इस प्रकार से देखें, जहां प्रकाश की पहली तरंग को कुछ हम इस प्रकार से श्रृंग, गर्त और क्रमशः गर्त की स्थिति से आगे संचरण की दिशा पर देखते हैं। इसे हमने इसकी दिशा बता दी है, और इसी के अनुसार यदि हम इस पर पहले तरंग के लिए तीव्रता I1 से और इसके लिए उसकी आवृत्ति ν1 से प्रदर्शित करें। अब हमने एक काम किया कि इससे विपरीत कला पर एक और तरंग जो है यदि उसी दिशा पर गमन करती है, विपरीत कलाओं में होने के कारण उनकी स्थितियां अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलती हैं। अर्थात पहले के लिए वह स्थिति श्रृंग के रूप में, जबकि दूसरे तरंग के लिए वह स्थिति गर्त के रूप में होती है। अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं, विपरीत कलाओं में एक ही दिशा में दो तरंगों का अध्यारोपण। दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात जहां दूसरी तरंग की तीव्रता I2 से और उसकी आवृत्ति हम ν2 से प्रेषित करते हैं, तब मिलने के पश्चात किसी बिंदु पर उनकी परिणामी तीव्रता अगर तीव्रता न्यूनतम होती है, तब हम उस स्थिति को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। अब यह दो स्थितियां तो प्रश्नानुसार हमसे यह कहा गया है कि A1 तथा A2 आयाम की दो तरंगे हैं एक ही दिशा पर यदि अध्यारोपित होती हैं, जिनके कोणीय वेग क्रमशः ओमेगा है दोनों के, तब उसके लिए हम इन तरंगों के समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे। पहली तरंग के लिए उसका समीकरण हम लिखते हैं y बराबर, जिसे y1 से चलिए हमने प्रदर्शित किया पहली तरंग के लिए A1 साइन ओमेगा t, हम इसे लिख सकते हैं, चाहे तो समीकरण इसे एक नाम दे दें। इसी प्रकार दूसरे तरंग के लिए उनका समीकरण हम किस प्रकार से लिखें, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा t धन, जहां फाई है दोनों तरंगों के मध्य कलांतर को प्रदर्शित करता है, कलांतर। इस प्रकार से उसके मान को, जहां समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हुए हैं, इसे समीकरण 1 दिया गया जबकि इसे समीकरण 2 दिया गया। चूंकि हम जानते हैं तरंग की आवृत्ति को हम किस प्रकार से लिखें, तरंग आवृत्ति को सामान्यतः ν से हम प्रदर्शित यदि हम करते हैं, तब इसका मान होता है ओमेगा अनुपात
2 पाई। अब यदि व्यतिकरण के पश्चात दोनों तरंगे किसी एक स्थान पर पहुंचे तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, y बराबर उनका अध्यारोपण y1 धन y2 के रूप में हुआ, जहां y हमें परिणामी तरंग की स्थिति को समीकरण को प्रदर्शित करेगा। y1 का मान यदि हम यहाँ पर रखें a1 साइन ओमेगा टी धन a2 साइन ओमेगा टी धन फाई के रूप में। अब यदि हमें यह मान मिला, अब आगे इसे हल करते हैं। y बराबर इसे लिखे a1 साइन ओमेगा टी धन a2। हमारे पास साइन ओमेगा टी धन फाई दिया हुआ है, हम इसे किस प्रकार से संबंधित करें, a धन b से। इसका सूत्र क्या होता है, साइन a कॉस b धन कॉस a साइन b। इसी मान को इसी से तुलना करते हुए आगे हम लिखते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, साइन, इसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं हम, साइन ओमेगा टी कॉस फाई साइन फाई के रूप में इसके मान को लिखते हैं। अलग अलग यदि हमने लिखा इसे, तब y बराबर a1 साइन ओमेगा टी धन a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, और यहाँ पर इसे लिखें तब a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई के रूप में इसका मान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर यदि हम साइन ओमेगा टी को उभयनिष्ठ रूप में लें, तब यहाँ पर हमारे पास a1 धन a2 कॉस फाई के रूप में इसका मान आएगा, और यहाँ पर बचा हुआ मान a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी से व्यक्त। अब यह परिणामी तरंग का समीकरण है। अब यदि इनमें से हम एक काम करते हैं, a1 धन a2 कॉस फाई को यदि हमने r कॉस थीटा के रूप में व्यक्त किया, और इसे हम समीकरण क्रमशः यदि 4 दें, और यहाँ पर हमने a2 साइन फाई को r साइन थीटा के रूप में लें, और इसे हमने समीकरण क्रमशः 5वां व्यक्त किया। 2 समीकरण हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए, और इन समीकरणों में जो मान है हमारे पास, इसे परिणामी तरंग के विस्थापन समीकरण में रखते हैं। विस्थापन समीकरण जो हमें पहले समीकरण जो दिए हुए थे उस पे। अब यहाँ पर इनके मान को रखें तो y बराबर हमारे पास क्या आता है, r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी धन, यहाँ पर r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। यहाँ हमारे पास क्या मान हुआ, परिणामी विस्थापन समीकरण का। अब इसी समीकरण से तुलना करने पर जहां r को हम यदि बाहर लेते हैं उभयनिष्ठ रूप में, हमारे पास क्या मान आया, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी धन साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इसी मान को हम किस प्रकार से देखें, हमारे पास होता है साइन a कॉस b धन कॉस a साइन b। क्या लिखते हैं हम इसे, साइन a धन b। इसी प्रकार इस समीकरण को भी देखते हैं, जिसका मान हमारे पास क्या आएगा, r साइन ओमेगा टी धन थीटा। यह हमारे पास इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। यह समीकरण जो हमें विस्थापन समीकरण को एक परिणामी तरंग के रूप में प्रदर्शित करता है, इसके मान को हम समीकरण 6 नाम देते हैं। समीकरण 6 हमने यह प्राप्त कर लिया। यह समीकरण हमें परिणामी तरंग के विस्थापन समीकरण को बताता है, परिणामी तरंग के विस्थापन समीकरण को बताता है। जहां r यहाँ पर यदि हम देखें, तब हम इसे कहेंगे परिणामी आयाम, और r और यहाँ थीटा नए नियतांक के रूप में जहां हमें प्रस्तुत होते हैं, उनके मान तो हमें पता है। अब पुनः से यदि हम पीछे समीकरण पर जाएं, समीकरण जहां 4 और 5 से हम देखते हैं, समीकरण 4 एवं 5 में करना क्या है, हमें दोनों पक्षों में वर्ग करें, दोनों पक्षों में वर्ग और उन्हें जोड़ दें। जोड़ने पर यहाँ समीकरण 4 और 5 क्रमशः कैसे प्राप्त होंगे, r वर्ग कॉस वर्ग थीटा बराबर इनका मान था a1 धन a2 कॉस फाई के रूप में, जिसे हमने वर्ग किया। अब दूसरा समीकरण को हम लिख लेते हैं, r वर्ग साइन वर्ग थीटा
बराबर क्या था ये A2 साइन फाई। इसका भी हमें वर्क करें और वर्क करके जोड़ दें। क्या होगा वर्क करके जोड़ने पर आर वर्ग कॉस वर्ग थीटा धन आर वर्ग साइन वर्ग थीटा, यह हमें मिला। और यहाँ पर इसका मान क्या आता है A1 वर्ग धन A2 वर्ग कॉस फाई का वर्ग। हम यहाँ पर लिखे कॉस वर्ग फाई के रूप में धन A1 A2 2 कॉस फाई। यह मान हमें ऊपर के लिए आया और नीचे के लिए इसे A2 वर्ग साइन वर्ग फाई के रूप में। अब सभी मानों को रखते हैं। यहाँ पर हमने आर रखा, आर वर्ग किया, तब हमारे पास कॉस वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा, इसका मान जो 1 आएगा। यहाँ पर हमने A1 वर्ग किया धन इसे किस प्रकार लिखा A2 वर्ग लिखा और यहाँ पर साइन वर्ग फाई धन कॉस वर्ग फाई, इसे इस प्रकार लिखा और हम अंतिम में 2 A1 A2 कॉस फाई के रूप में मान रखते हैं। अब यहाँ पर मान आया आर का वर्ग और यहाँ पर आया A1 वर्ग धन A2 वर्ग, क्योंकि इसका मान भी 1 हो गया और यहाँ पर अंतिम रूप से 2 A1 A2 कॉस फाई के रूप में प्रस्तुत होता है। यह हमें क्या मिला परिणामी आयाम जो हमने इस प्रश्न के लिए निकाला था, यह हमें परिणामी आयाम का सूत्र मिला। परिणामी आयाम तो हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ है, परंतु हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है, यदि हम बात करें परिणामी रूप से, तो परिणामी तीव्रता I जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती, इन्हीं मान को रखें तब अनुक्रमानुपाती रूप से क्या लिखेंगे इसे I समानुपाती R वर्ग। अगर हमें इस समानुपाती चिन्ह को हटाना है तो K एक नियतांक के रूप में प्रस्तुत होगा और इसके मान को हम इस प्रकार रखेंगे। अब मान को यदि हम रखें तब I का मान हमारे लिए समीकरण 8 से किस प्रकार आएगा K, यहाँ पर हमने रखा A1 वर्ग धन A2 वर्ग धन 2 A1 A2 कॉस फाई के रूप में, यह मान हमें मिला। यह बताता है जिसे समीकरण 9 हमने नाम दिया। अब हम स्थितियों की बात करें तब पहले हमने जाना था संपोषी व्यतिकरण की स्थिति। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होता था, परिणामी तीव्रता को जो मान था दोनों तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तीव्रता होती थी अधिकतम, तीव्रता I होती थी अधिकतम। अब हम समीकरण से ही देखें तो I के मान के अधिकतम होने के लिए हमें क्या स्थितियां चाहिए। यदि आयाम हमारे पास A1 A2 है और इस स्थिति पर हम किस प्रकार बोल सकते हैं, इनका मान फाई पर निर्भर करेगा। जहां फाई पर निर्भर, फाई की निर्भरता किस प्रकार हमें प्राप्त होगी। अब पूरे समीकरण को एक साथ हम देखें तब कॉस फाई जो है अधिकतम मान, उसके लिए हमारे लिए क्या होगा 1। यह अधिकतम मान हमें कब कब प्राप्त हो सकता है, जब फाई का मान या तो 0 हो या 2 पाई n का समगुणक की स्थिति, अर्थात हम यदि देखें n के मान को क्रमशः हम 0 से 1 2 3 कुछ इस तरह रखें तब हमें समगुणक का मान प्राप्त होगा। अब समगुणक के मान के अंतर्गत ही हम समीकरण 9 से इसके मान को देखते हैं, तब परिणामी तीव्रता जिसे हम I से यदि प्रस्तुत करें अधिकतम रूप से हम यदि cos फाई के मान को 0 या 2 पाई n के समगुणक रख दें तब K A1 वर्ग A2 वर्ग धन 2 A1 A2 cos फाई के मान को हमें 1 रखना होगा। cos फाई के मान को 1 रखने के पश्चात I हमें अधिकतम रूप से, इसे यदि हम मैक्सिमम लिख देते हैं, मान क्या आएगा K, इसे हम लिख सकते हैं A1 धन A2 का वर्ग। यह स्थिति हमारे पास आई। इस स्थिति के अंतर्गत अब हम बात करें, यदि हमें तो एक परिणामी तीव्रता संपोषी व्यतिकरण की स्थिति पर मिल गई है, परंतु यदि हम आयाम की बात करें कि दोनों तरंगों के आयाम यदि A1 तथा A2 समान हो, जिनका मान A से प्रतिरूपित हो, I अधिकतम का मान हमें कितना आएगा K 2A वर्ग I मैक्स K 4A वर्ग के रूप में इसका मान आता है। यही स्थिति संपोषी व्यतिकरण की स्थिति पर परिणामी तीव्रता के मान को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम आगे बात करें विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के लिए, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति पे हम जानते हैं कि दो तरंगे यदि अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात उनकी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, I का मान न्यूनतम होता है। न्यूनतम अर्थात हम उसके मान को 0 कर सकते हैं।
अब हम शून्य किस प्रकार से प्राप्त करें। तीव्रता के न्यूनतम होने की स्थिति समीकरण 9 से यदि तीव्रता का आई बराबर हम देखें, इसको हम न्यूनतम के लिए मिनिमम लिख देते हैं। इसका सूत्र होगा कि a1 वर्ग धन a2 वर्ग धन 2a1 a2 cos फाई के रूप में। cos फाई की स्थितियां कब कब शून्य होंगी, जहां cos फाई के न्यूनतम मान हम किस प्रकार लिख सकते हैं, cos फाई का न्यूनतम मान होगा ऋण 1। यह स्थितियां कब कब होंगी, फाई के मान को यदि हम देखें तब हमारे इसका मान कितना आता है 2n ऋण 1 पाई के रूप में। यदि हम इस मान n का मान क्रमशः n बराबर 1 2 3 कुछ इसी तरह n तक यदि लेके जाएं, तब हमें फाई का मान किस प्रकार आएगा, विषम गुणक के रूप में। विषम गुणक के रूप में यदि फाई का मान आता है तब परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। किस प्रकार से, यदि इन्हीं मानों को रखें आई मिनिमम के रूप में, तब k यहाँ पर a1 वर्ग a2 वर्ग धन 2a1 a2 और cos फाई का मान ऋणात्मक रूप से 1 के रूप में हम रखते हैं। हल करें k, यहाँ पर यह मान आता है a1 ऋण a2 के वर्ग के बराबर। आई मिनिमम की स्थिति यह होगी। अब इस मान पे हम अब प्रस्तुत मान में ही यदि आयाम के मान को, दोनों तरंगों के आयाम के मान को a1 बराबर a2 बराबर a से ही अर्थात समान आयाम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब हमें आई मिनिमम का मान k शून्य अर्थात न्यूनतम मान मिनिमम हमें शून्य तीव्रता के रूप में प्राप्त होता है। यही इस प्रश्न में संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक हमें प्राप्त हुआ। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।